वेलकम टू सीएसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। इसके उपरांत देखिए, यदि भारत में वर्गीय संरचना के संदर्भ में देखा जाए तो वर्गीय संरचना का अर्थ होता है कि देश में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग है जिसके हाथों में बहुत बड़े संसाधन निहित हैं, जिसमें मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, बड़े व्यापारिक वर्ग है, औद्योगिक घरानों के लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं, प्रशासनिक वर्ग और न्यायाधीश और सेना के उच्च अधिकारी भी इन्हीं वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। और दूसरा वर्ग एक विशाल संख्या का है, विशाल वर्ग है, जिसमें छोटे या गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, कारखानों में काम करने वाले श्रमिक या असंगठित मजदूर, ऐसे बहुत सारे लोग हमें इन वर्गों में दिखाई देते हैं। और उपरोक्त इन दो वर्गों के अलावा मार्क्सवादियों का कहना है कि एक तीसरा वर्ग भी है, जिसे आप मध्य वर्ग के रूप में जान सकते हैं, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है। और शहरों में अब पहले की अपेक्षा मध्य वर्ग का निर्माण ज्यादा तेजी से हो रहा है, और गांव में भी हरित क्रांति के फलस्वरूप मध्य वर्ग का निर्माण भी हुआ है। और यह वर्ग समाज का सबसे ज्यादा शिक्षित और मुखर वर्ग है, और आमतौर पर इसकी प्रवृत्ति उच्च वर्गों का साथ देने की ही है, क्योंकि उच्च वर्ग के बाद इसी वर्ग ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। देखिए, राज्य के स्वरूप के बारे में जो नव मार्क्सवादी हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, नव मार्क्सवादी वो विचारक है जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के उपरांत उनके बाद के समय में आए, और इन्होंने कार्ल मार्क्स और एंगल्स के बहुत सारे विचारों से सहमति दर्ज करते हुए और बहुत सारे विचारों में इनके संशोधन प्रस्तुत किया। इसमें हर्बर्ट मार्क्यूस की मैं बात करना चाहूंगा। तो हर्बर्ट मार्क्यूस ने इस घटनाक्रम की व्याख्या को एक नए ढंग से स्पष्ट किया है। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, द वन डायमेंशनल मैन, एक आयामी मानव। वन डायमेंशनल मैन में हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना था कि आज के उन्नत औद्योगिक समाज में व्यक्ति पर अमीरी और उपभोक्तावाद का इतना ज्यादा भूत सवार हो चुका है कि व्यक्ति का बस केवल एक ही आयाम रह गया, और वह है ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को हासिल करना, उपार्जित करना, इकट्ठा करना। इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूस का कहना था कि लोगों ने यह सोचना ही बंद कर दिया है कि उत्पादन की कौन सी पद्धति बेहतर है, पूंजीवाद बेहतर है या समाजवादी बेहतर है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। किस प्रकार का लोकतंत्र उनको चाहिए जिससे वे वास्तव में सरकार में भागीदार बन सके, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। और आज वर्गीय संरचना के विश्लेषण के बाद मार्क्सवादी विचारक भारतीय राज्य की प्रकृति में मतलब जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं वो भारतीय राज्य की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए, इन सभी का मानना है कि भारतीय राज्य वास्तव में एक पूंजीवादी राज्य है। इंडियन स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट स्टेट। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थतंत्र भारतीय इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी थी, बहुत पिछड़ी हुई थी। फिर भी भारत में एक शक्तिशाली पूंजी वर्ग उस वक्त पैदा हो चुका था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूंजीपतियों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत बना ली थी। और ब्रिटेन को युद्ध काल के दौरान सप्लाई करने के लिए जो माल उत्पादित किया गया, उस माल के उत्पादन से और उसके हस्तांतरण के मुनाफे से पूंजीपतियों ने ब्रिटिश स्वामित्व वाली अनेक औद्योगिक संस्थाएं भी खरीद ली थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने उस दौरान मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में निजी क्षेत्र का और पूंजीवाद का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। और सबसे रोचक बात यह है कि इन घरानों के औद्योगिक विस्तार के लिए काफी हद तक सरकारी वित्तीय संस्थाएं स्वयं जिम्मेवार थी, जैसा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कहा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। इन संस्थाओं द्वारा इन सभी औद्योगिक व्यवस्था को दीर्घकालीन ऋण तक दिया गया, और उनमें से लगभग आधे बड़ा औद्योगिक घरानों को ही मिला था केवल। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश को निमंत्रित किया गया। और मार्क्सवादियों का कहना है कि विदेशी कंपनियां बुनियादी और हैवी इंडस्ट्री, देखिए, कोई भी विदेशी कंपनी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस क्षेत्र में जो भी सहायता भारत को मिली है वह मूलतः समाजवादी देशों द्वारा, विशेषकर रूस द्वारा उपलब्ध कराई गई। और यह सहायता पूंजीवादी राष्ट्रों पर भारत की निर्भरता घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इसके साथ कोई बेड़ियां नहीं बंधी थी और वह अधिक कारगर व सस्ती भी थी।
भिलाई हो, बरौनी हो, रांची हो और अन्य औद्योगिक संस्थाओं में जो भी प्रतिष्ठान कायम किए गए, वे आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की और हमारे देश की आर्थिक प्रगति के पथ पर मील के पत्थर भी साबित हुए। देखिए, इसके पश्चात वैश्वीकरण और बाहरी पूंजी निवेश की बुराइयां। देखिए, भारत ने अपने द्वारा बाह्य पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए जो भारत ने अपने आर्थिक द्वार थे वो विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए भी खोले, और मार्क्सवादियों के अनुसार निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां भारत के लिए हानिकारक साबित होंगी। एक और आत्मनिर्भरता, देशी उद्योग धंधे और आर्थिक संप्रभुता को लगातार चोट लगेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी पूंजी को नई नई आज रियायतें दी जा रही हैं और वित्तीय क्षेत्र को विदेशी पूंजियों के लिए, विदेशी एजेंसियों के लिए खोलने का खतरा मोल लिया जा रहा है। देखिए, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी के शिकंजे से आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि बीमा सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहना चाहिए, इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए और बैंकिंग क्षेत्र के निजीकरण के रुझान को रोका जाए तथा बैंकों को जवाबदेह बनाने के लिए उसमें सुधार किए जाएं। मार्च 2009 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि उदार आर्थिक नीतियां बहुत ज्यादा सख्त कर दी जाएंगी यदि हमें सत्ता प्राप्त होती है, और विदेशी निवेश को भी सीमित रखा जाएगा और बीमा और रिटेल सेक्टर में फॉरेन कंपनीज की जो होल्डिंग्स हैं उनको ज्यादा नहीं किया जाएगा और सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया जाएगा और विनिवेश प्रक्रिया को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। इसके उपरांत देखिए, अगला जो एक विशेषता दिखाई देती है मार्क्सवादी उपागम की, सभी मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य जमींदारों के निहित स्वार्थों का पोषण करता है। ऑल स्टेट प्रमोट्स द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द बिग लैंडलॉर्ड्स। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि व्यवस्था हमारी क्वासी फ्यूडल जो अर्ध सामंती निहित स्वार्थों के चुंगल में जकड़ी हुई थी और 1960 के दशक में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के थ्रू जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, नई कृषि नीति से जो हरित क्रांति आई और उससे उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु जहां तक गरीबी का प्रश्न है वह आज भी यथावत बनी हुई है। मार्क्सवादियों का कहना है कि आज भी गरीब किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। केवल 10% किसान परिवारों का कुल 58% कृषि भूमि पर कब्जा है, इसलिए अधिकांश किसानों को अपने फालतू समय में दूसरों की भूमि पर मजदूरी के रूप में कार्य करना पड़ता है और वो देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या भी, और आज देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या भी कई लाखों में है। जहां तक नई कृषि नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का प्रश्न है, उससे वर्ग भेद और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उन सुविधाओं से केवल धनी और पूंजीवादी किसानों को ही फायदा पहुंचेगा। इसका एक कारण तो यह है कि ये लोग अपने कृषि फर्मों का यांत्रिकरण यानी बहुत ज्यादा उसमें मशीनों को बढ़ा के दोहरी और तीसरी फसल उगाने में कामयाब रहेंगे, और इसके अतिरिक्त उन्हें जो जितने भी विकसित किसान हैं या जितने भी पूंजीवादी किसान हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न में यानी फसल के ढांचे में भी परिवर्तन करके व्यापारिक फसलों को उगाने पर ज्यादा जोर देंगे। ऐसे में छोटे किसानों की आर्थिक दशा और भी खराब हो जाएगी जो काश्त के लिए भूमि पट्टे या किराए पर लेते हैं। और मार्क्सवादियों का कहना है कि देखिए, धनी किसानों ने ग्राम पंचायतों, ऋण समितियों, खंड विकास संगठनों को भी हथिया लिया है और आज वे शासक वर्ग का ही अंग बन चुके हैं और राजनीतिक सत्ता का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं जिससे कि उनकी संपत्ति और विशेष अधिकारों की रक्षा होती रहे। मार्क्सवादी नेता यह मानते हैं कि आजादी के बाद केवल 4 राज्यों में अभी तक भूमि सुधार हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, केरल, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। वे चाहते हैं कि भूमि सुधार देश भर में लागू हो और कृषि उपज का जो थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाए जिससे किसानों को अपने माल का उचित कीमत हासिल हो सके। मार्क्सवादियों का यह भी मानना है कि देश में जो नक्सलवाद है उसका मूल कारण भी जो जमीन का जो भूमि है उसका असमान वितरण ही है। इसके उपरांत मार्क्सवादियों का कहना है कि राजनीति, प्रशासन, न्यायपालिका और सेना पर आज दक्षिणपंथी शक्तियां छा गई हैं। देखिए, दक्षिणपंथी वर्ड जब यूज किया जाता है राजनीति में तो कई बार इसका अभिप्राय ये लगाया जाता है कि वे लोग
जो परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो रूढ़िवादिता का समर्थन करना चाहते हैं, जो परंपराओं की बात करते हैं, उन्हें ज्यादातर दक्षिणपंथी कह दिया जाता है। और मार्क्सवादी ने उन सभी दलों और व्यक्तियों को दक्षिणपंथी माना है जो परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और जहां तक पॉलिटिशियंस का प्रश्न है, वे सभी भारी राशि खर्च करके अपने वर्तमान पदों पर पहुंचे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है, जिसका उचित हिसाब भी चुनाव आयोग को नहीं दिया जाता। और राजनीति में आम आदमी के प्रवेश की गुंजाइश आज उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत मुश्किल है आम आदमी का राजनीति में आना। परंतु भारत में गरीब और अशिक्षित लोगों के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए आज भारतीय राजनीति में हमें धन का और अन्य कई वस्तुओं का उपयोग देखने को मिलता है। देखिए, यदि नौकरशाही की बात करें तो सभी मार्क्सवादियों का कहना था कि नौकरशाही में विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग आता है और वो वास्तव में आम जनता से कटे हुए होते हैं और वास्तव में भी शोषक वर्ग के हितों के लिए ही काम करते हैं। जहां तक रीजनल ऑटोनॉमी की बात है, प्रादेशिक स्वायत्तता की बात है, तो सभी मार्क्सवादियों का कहना है कि हमारे राज्य का ढांचा हालांकि संघीय है, पर असली तौर पर सारी सत्ता यानी राजनीतिक सत्ता और अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में सिमट गए हैं। और भारतीय संघ में जो सम्मिलित कई राज्य हैं, उनको सीमित स्वायत्तता और सत्ता ही प्राप्त है। फलस्वरूप विविध राज्यों के जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास है, उसमें गतिरोध पैदा होता है। इससे केंद्र और राज्यों के आपसी रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। जितने भी पूंजीपति हैं वो विकसित देशों में ही और ऊपर से एक देश के अंदर जो विकसित प्रदेश होते हैं वहां पर पूंजी लगाना चाहते हैं। और इस विषम स्थिति का लाभ उठाकर जितने भी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वो प्रांतीयता की भावना को उभारती है और कभी कभी तो हिंसा भी भड़क उठती है, जिससे समूचे प्रदेश की प्रगति भी रुक जाती है। इसके उपरांत देखिए, सभी मार्क्सवादियों का कहना है जहां तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और अल्पसंख्यकों को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। पर मार्क्सवादियों का कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग भेदभावपूर्ण सलूक के शिकार हैं, उनके साथ भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है। दंगों के दौरान उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन तक नहीं मिल पाता। इसके उपरांत मार्क्सवादियों का कहना है कि भारतीय राज्य का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है, देखिए उसके बारे में ये सभी कहते हैं कि राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि नागरिकों को एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, आवास की सुविधाएं सुलभ हो, उन्हें रहन सहन और खान पान का अच्छा स्तर हो। राज्य के इन सभी कल्याणकारी कार्यों के विषय में मार्क्सवादियों की धारणा है कि पूंजीवादी राज्य इस तरह की सुविधाएं केवल इसीलिए जुटाते हैं ताकि लोग शांत रहें। और रैल्फ मिलीबैंड ने इस बारे में कहा था कि इन सुधारों का अर्थ मतलब ये नहीं है कि शासक गण पूंजीवाद के विरुद्ध है। उनके इन सभी कार्यों का सीधा साधा अर्थ यह है कि वह पूंजीवाद को कायम रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, कल्याणकारी कार्यों के बावजूद भारतीय राज्य के मूल स्वरूप में आज कोई अंतर नहीं आया है। देखिए, इसके उपरांत सभी मार्क्सवादियों ने उपनिवेशवाद विरोध की नीति पर गौर किया है और उनका इस बारे में कहना है कि पूंजीवादी देशों को, यानी सभी मार्क्सवादी पूंजीवादी देशों को साम्राज्यवादी मानते हैं, पर भारत के संदर्भ में उनका ऐसा दृष्टिकोण या ऐसी धारणा नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही आमतौर पर भारत की विदेश नीति की सराहना करते हैं और भारत सरकार ने क्यूबा संकट के दौरान सोवियत संघ का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दाखिले पर भी लगातार भारत का उस समय समर्थन किया गया था। इसी प्रकार कांगो, वियतनाम और मलेशिया के प्रश्नों पर भी भारत ने उपनिवेशवादी षड्यंत्रों के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया और मार्क्सवादियों का कहना है कि ये सभी कदम प्रगतिशील नीति के ही परिचायक हैं। और जुलाई 2008 में जब भारत अमेरिकी नाभिकीय समझौते के मुद्दे पर वामपंथी सरकार से, तत्कालीन सरकार से, कांग्रेस सरकार के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से नाराज हो गए थे, तो उन्होंने उस पर अपना समर्थन भी वापस ले लिया था और इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप का भी कम्युनिस्टों ने भारी विरोध किया था। देखिए, जहां तक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की भी कई आधारों पर आलोचना की गई है। जैसा कि सभी मार्क्सवादियों का यह कहना कभी भी उचित दिखाई नहीं देता कि राज्य या प्रशासनिक अधिकारी
सिर्फ एक वर्ग के हितों में ही कार्य करके अपना अस्तित्व बचाए रखेंगे, या वो केवल एक वर्ग के हितों के लिए ही काम करते हैं। देखिए, राज्यों को बहुत सारे प्रतियोगी हितों का सामना करना पड़ता है। उसे उद्योग जगत को भी देखना होता है, उसे ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियनों को भी देखना पड़ता है, उसे विद्यार्थी संगठनों को भी देखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रमों का भी संचालन करना पड़ता है, देश की सुरक्षा भी देखनी होती है। इसलिए ये कहना कि राज्य केवल पूंजीपति वर्गों के लिए ही काम करता है, पूरी तरह से ठीक नहीं बैठता। देखिए, राज्य के प्रति लोगों का भरोसा केवल तभी तक रह सकता है जब तक उनका ये विश्वास बना रहे कि राज्य एक तटस्थ और न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है, और राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सभी समुदायों और वर्गों का समर्थन चाहिए। राज्य केवल पूंजीपति वर्गों का समर्थन लेकर के अपनी सत्ता को बहुत दिनों तक नहीं टिका सकता। और देखिए, स्वयं नए वामपंथी विचारक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लेनिन द्वारा पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक राज्यों को बर्जुआ लोकतंत्र का नाम दिया जाना गलत है। देखिए, दूसरी आलोचना हमें दिखाई देती है कि मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था पर बहुत कड़ा प्रहार किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अब सभी देशों में नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के स्थान पर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को लाया जा रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था को लाया जा रहा है। स्वयं चीन विदेशी पूंजी निवेश के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी सामान किस हद तक अपनी घुसपैठ कर चुका है। चीन अपने आप को साम्यवादी और समाजवादी कहता है, उसके उपरांत भी चीन पूरी तरीके से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ आज बढ़ चुका है। और वर्तमान वैश्विक आर्थिक संकट ने अर्थशास्त्रियों को एक बार फिर से समाजवाद की तरफ सोचने के लिए कई बार मजबूर किया है। और यह भी कहा जाने लगा है कि अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों की दया और लालच पर बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को समय के अनुकूल ढालने की असीमित क्षमता होती है, और इस समय पर पैदा हुए संकटों से उबरने का वह स्वयं रास्ता भी तलाश कर लेगी। पूर्व सोवियत संघ या फिर पूर्वी यूरोप के सभी कम्युनिस्ट देशों ने साबित किया है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी मनुष्य की मूल प्रकृति के खिलाफ है। आज सभी खुशहाल देश पूंजीवादी है, वास्तव में समाजवादी नहीं है। और आज हमें वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद देखने को मिलता है, और ज्यादातर देशों में आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया जा रहा है। तीसरी आलोचना के संदर्भ में मैं प्रोफेसर रजनी कोठारी के कुछ शब्दों को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, देखिए, भारत की दोनों प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अपने को मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी मानने वाले विचारकों के पास कोई ठोस सामाजिक एजेंडा कार्यक्रम नहीं है। वे सिर्फ अपने परंपरागत और घिसे पिटे मुहावरों का ही प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि बुर्जुआ वर्ग, छोटे बुर्जुआ, कुलक, इसे बड़े जमींदार कहा जाता है, और सर्वहारा वर्ग। उनके अपने पार्टी संगठनों में दलितों को, पिछड़ों को और शोषित लोगों को ऊंचा स्थान कितना मिला है, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। चौथा, देखिए, अमेरिकी विरोध के अपने कुछ खतरे भी हैं। अगर आज आप पूरी तरीके से अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते तो उसके कुछ अपने खतरे भी हैं। देखिए, अफगानिस्तान और इराक में अमेरिकी पराजय से आतंकवादियों का दुस्साहस बहुत बढ़ जाता, और आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुटता का परिचय देना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष के तौर पे मैं कह सकता हूं, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कुछ लोग अमर नहीं होते, उसी प्रकार उनके विचार भी हमेशा प्रासंगिक नहीं रह जाते। विचारों का भी अपने समय के मुताबिक बदलना बहुत आवश्यक होता है, और वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को उलट देना इस समय बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं देता। इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जिस वैचारिक साहस और राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत है, क्या मार्क्सवादी नेता व विचारक उसका परिचय दे पाएंगे? देखिए, इसलिए यह कहना कि किसी भी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया जाए, आज के समय में बिल्कुल भी संभव नहीं है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आज वैश्विक जगत का एक यथार्थ बनता जा रहा है।